हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि कल के बाद से एसएससी सीएचएसएल का पेपर शुरुआत होने जा रहा है, तो आज की इस क्लास में हम लोग पेपर से पहले पेपर को हल करते हैं। और अपना आप लोग एग्जाम डेट हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए, क्योंकि 12 नवंबर से तो पेपर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कब तक चलने वाला किसी को नहीं मालूम है। और लेकिन आपको ये मालूम है कि हमारा एग्जाम किस तारीख को है, तो एक बार अपना कमेंट करके एग्जाम डेट हमें क्लियर कर दीजिए, क्योंकि हमें आपको क्लास प्रोवाइड करना है। तो साथ ही अपने शिफ्ट से पहले इस पेपर को जरूर हल करिए। यदि आप सीएचएसएल एग्जाम को पास करने चाहते हैं तो इस क्लास के सारे क्वेश्चन अपने मनोमस्तिष्क में बैठा लीजिए, क्योंकि पेपर से पहले वो पेपर आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो कि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, अति संभावित। जैसे सीएचएसएल के टीयर 1 के पेपर में हमेशा सवाल आते हैं, और 2025 में एसएससी जिस तरह से जिस लेवल के सवाल पूछ रही है, उसी लेवल के सवाल आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने शिफ्ट से पहले इस पेपर को तैयार कर लेते हैं, ताकि हमें किसी प्रकार का दिक्कत ना आए और हम एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर कर सकें। ओके मेरे दोस्त, तो आप सभी का टारगेट 55 क्वेश्चन में से 55 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, 12 नवंबर का पूरा पेपर हल होगा आज की इस क्लास में। ओके, तो फटाफट एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था? बताइए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था? तो आप सभी को मालूम होगा 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर था। तो ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी के तहत कर स्लैब में से एक नहीं है? बताइए, कौन सा जीएसटी के तहत कर स्लैब में से एक नहीं है? जैसे आप सभी को मालूम है कि 28% लगता है, 12% लगता है और 5% लगता है, लेकिन 30% नहीं लगता है। तो यही क्या हो जाएगा? जीएसटी के तहत कर स्लैब एक नहीं है, जो कि 30%। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? बताइए, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? तो याद रखिएगा, उनके सिद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता के कारण। तो सी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4, 2021 में आदिवासी लोक नृत्य गुसाड़ी को जीवित रखने में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार को पद्मश्री पुरस्कार मिला? बताइए, 2021 में आदिवासी लोक नृत्य गुसाड़ी को जीवित रखने में योगदान के लिए किस कलाकार को पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो याद रखिएगा, कनक राजू को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ के मौसम से निम्नलिखित में से कौन सा फसलों का समूह संबंधित है? बताइए, भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ के मौसम से कौन सा फसलों का समूह संबंधित है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, चावल जिसमें आ गया समझ वो खरीफ के मौसम से संबंधित है। तो चावल, मक्का, बाजरा, यही फसलों का समूह संबंधित है खरीफ के मौसम का। तो बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6, हर्षवर्धन को पराजित करने वाले पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित थे? हर्षवर्धन को पराजित करने वाले पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित थे? तो चालुक्य वंश से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? बताइए, कौन सा इनमें से विषय सूची है जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, सार्वजनिक व्यवस्था है। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 ये भारत की संघीय संरचना को किस प्रकार प्रभावित करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 भारत की संघीय संरचना को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा, यह केंद्र को राज्य सरकारों को बर्खास्त करने की अनुमति देता है। सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9, इंस्पायर मानक योजना के तहत विचार प्रस्तुत करने के लिए कौन सा मंच प्रयोग किया जाता है? बताइए, इंस्पायर मानक योजना के तहत विचार प्रस्तुत करने के लिए कौन सा मंच प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, इंस्पायर पोर्टल प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का उपराष्ट्रपति सरकार की किस शाखा का हिस्सा है? बताइए, भारत का उपराष्ट्रपति सरकार की किस शाखा का हिस्सा है? कार्यपालिका और विधायी दोनों शाखा का हिस्सा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11, वह भारतीय बंदरगाह कौन सा है जो लौह अयस्क यानी आयरन ओर का सबसे बड़ा निर्यातक है? ये महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है, क्योंकि इस बार भाई जितने भी 2025 के एसएससी एग्जाम हुए हैं, हर एग्जाम में भाई ना बंदरगाह के सवाल लगभग 2 सवाल पूछ लिया जा रहा है, तो ये महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। वह भारतीय बंदरगाह कौन सा है जो लौह अयस्क आयरन ओर का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो मार्मोगांव बंदरगाह है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक टॉम ऑफ सैंड के लेखक का नाम क्या है? बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक टॉम ऑफ सैंड के लेखक का नाम क्या है? तो गीतांजलि श्री है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संबंध में सही सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा युग्म है जो कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संबंध में सही सुमेलित है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, 11वीं अनुसूची है जो कि पंचायतों की शक्ति और जिम्मेदारियों से संबंधित है, जो आपका 11वां अनुसूची है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जैसे हम 12वीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में है, जो नगर पालिका होते हैं उनका जो शक्ति होता है वो 12वीं अनुसूची में है। और 10वीं अनुसूची की बात करेंगे जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित होते हैं, दल बदल विरोधी कानून से जो संबंधित होते हैं ना, वो 10वीं अनुसूची में आते हैं। और 9वीं अनुसूची में जिन्हें न्यायिक समीक्षा में संरक्षण प्रदान करता है, जिन्हें भाई न्यायिक समीक्षा में संरक्षण प्रदान किया जाता है, वो 9वीं अनुसूची में है। लेकिन हमें तो सही युग्म पूछा था जो कि 11वीं अनुसूची, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? तो सर जी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप चैनल पे नए तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं होता है तब तक हमें क्लास प्रोवाइड करना है। और अपना एग्जाम डेट हमें क्लियर करा दीजिएगा भाई, क्योंकि हमें आपको क्लास प्रोवाइड करना है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, भारत में प्रमुख आर्थिक सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे? भारत में प्रमुख आर्थिक सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे? तो याद रखिएगा 1991 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय नहीं है? तो कौन सा आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय नहीं है? तो राष्ट्रीय किसान आयोग। यह आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो कौन सा नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो सर जी भरतनाट्यम है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18, भारत का वह राज्य कौन सा है जहां सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? बताइएगा कि भारत का वह राज्य कौन सा है जहां सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? तो याद रखिएगा यूपी भाई। उत्तर प्रदेश एक कैसा राज्य है? तो कृषि राज्य है। और भारत भी आप जानते हैं कि कृषि देश है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, लेकिन यूपी में सबसे अधिक खेती होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कॉल करिए, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में प्रसन्नता के स्तर को समझाने के लिए कितने प्रमुख चरों का उपयोग किया जाता है? बताइए, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में प्रसन्नता के स्तर को समझाने के लिए कितने प्रमुख चरों का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा 6 चरों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बताइएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सर ये दिल्ली की है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, चलिए एक सवाल हम आप सभी से पूछे कि मान लीजिए हम केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दें तो वैसे किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है?
केंद्र शासित राज्य का नहीं बताना है आपको, वैसे राज्य का बताना है। बताइए तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को हल करिए। ड्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एससी और एसटी समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? एससी और एसटी समुदाय के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1961 में किस संस्थान की स्थापना की गई थी? भारत में प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1961 में किस संस्थान की स्थापना की गई थी? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा IIM यानी भारतीय प्रबंध संस्थान की स्थापना की गई। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 24, कौन से अनुसूची विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराने के प्रावधान को शामिल करती है? तो कौन से अनुसूची विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराने के प्रावधानों को शामिल करती है? तो 10वीं अनुसूची। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 25, श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए वैज्ञानिक शब्द क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए वैज्ञानिक शब्द क्या है? ल्यूकोसाइट्स है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा बल ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं की गति को नियंत्रित करता है? तो कौन सा बल ग्रह, तारा और आकाशगंगा की गति को नियंत्रित करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल नियंत्रित करता है इन ग्रहों को, तारों को और आकाशगंगाओं को। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा बनाती है? तो कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा बनाती है? तो गोदावरी नदी है, जो कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, गोदावरी नदी। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार से उद्गम नहीं लेती? बताइए कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार से उद्गम नहीं लेती? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा गंगा नदी। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले राजपूत शासक कौन था? तो तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला जो राजपूत शासक था वो कौन था? उसका नाम क्या था? तो सर जी पृथ्वीराज चौहान था। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 30, किस मुगल सम्राट ने मराठाओं के विरुद्ध दक्कन अभियान चलाया और इस क्षेत्र में लंबा समय बिताया? किस मुगल सम्राट ने मराठाओं के विरुद्ध दक्कन अभियान चलाया और इस क्षेत्र में लंबा समय बिताया था? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त औरंगजेब ने। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 31, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 32, कृषि क्षेत्र से उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की ओर श्रमिकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र से उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की ओर श्रमिकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आजीविका का विविधीकरण कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 33, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। भाई एक सवाल देखिए सिनोनिम्स का आपका पेपर में आएगा, लगभग 4 सवाल एंटोनिम का आएगा। याद रखिएगा क्योंकि CHSL के पेपर में ना एंटोनिम सबसे अधिक सवाल पूछ लेते हैं भाई। बताइए एफीमेरल का क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर। फटाफट बताइए मेरे दोस्त इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर जी एफीमेरल, सबसे पहले हम बात करेंगे एफीमेरल का, जो भाई जल्दी खत्म हो जाए। एफीमेरल का मतलब जानते हैं ना कि जो बहुत जल्दी खत्म हो जाए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? परसिस्टेंस। परसिस्टेंट का मतलब क्या? अस्थाई, लगातार जारी होता है। अस्थाई, लगातार जारी भी बोल सकते हैं, लगातार जारी रहने वाला भी बोल सकते हैं। और फ्लीटिंग, फ्लीटिंग मतलब जल्दी गुजर जाने वाला। तो यही क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर।
सिनोनिम्स का मतलब आप जानते हैं कि समानार्थी शब्द बताना रहता है। तो एफीमेरल का मतलब हमने आपको बताया कि जो जल्दी खत्म हो जाए, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, फ्लीटिंग हो जाएगा, यानी जल्दी गुजर जाने वाला। ड्यूराबल, जैसे ड्यूराबल मतलब जो बहुत समय तक रहता है, यानी टिकाऊ, मजबूत। ड्यूराबल परमानेंट मतलब आप जानते कि स्थायी होता है। तो इस सवाल का दोस्त मेरे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34। रेक्टिफाई द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शन। जैसे आपको इस तरह से एक सेंटेंस दे देगा और पूछ देगा इनमें से कौन सा रॉन्ग है स्पेलिंग का, वही आपको बताना है। जैसे देखिए हम तुरंत जब इस तरह के सेंटेंस देना तो आपको ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन में देखिए शेड्यूल, शेड्यूल का यदि आपको राइट स्पेलिंग आता होगा तो आप तुरंत बता सकते हैं। शेड्यूल का राइट स्पेलिंग क्या होता है, SCHEDULE होता है। तो यही ऑप्शन चेक कर लीजिए शेड्यूल में, SCHEDULE। देखिए पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन पे जाने की क्या जरूरत है, हमें सेंटेंस पे जाने की क्या जरूरत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए शेड्यूल यहाँ पे रॉन्ग है स्पेलिंग। तो यही क्या है आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ये टाइम बचत होगा आपका ऐसे। ओके दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 को। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग को क्या बोलते हैं। शिक्षण की विधि और अभ्यास को क्या बोलते हैं। शिक्षण की जो उनकी विधि होती है यानी प्रैक्टिकल होती है और उनकी अभ्यास होती है, द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग को क्या बोलते हैं, पेडागोगी बोलते हैं। पेडागोगी को ही क्या बोलते हैं, शिक्षण की विधि और अभ्यास। ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, उद्देश्य होता है भाई। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, हमारा कोई रणनीति है, आपने रणनीति बनाकर सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। लर्निंग का मतलब सीखना होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो रहा है दोस्त, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। दिस इज द ओल्ड ट्री इन द कॉलोनी। बताइए ओल्ड की जगह क्या होगा, बताइए। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको बताना है अंडरलाइन का। बताइए ओल्ड का मतलब क्या हो जाएगा। जैसे कि यह कॉलोनी का पुराना पेड़ है। ओल्ड का सबसे बड़ा रूप क्या होता है, ओल्डेस्ट होता है। तो सर जी दिस इज द ट्री, दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द कॉलोनी। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप जानते हैं कि ओल्ड का सबसे बड़ा जो रूप होता है वो ओल्डेस्ट होता है। ओल्ड ट्री को ओल्डेस्ट ट्री करना चाहिए। जब एक से अधिक पेड़ हो जाए तो सबसे पुराना बताना होता है। जब एक से अधिक पेड़ हो और सबसे पुराना बताना हो तो क्या होगा, ओल्डेस्ट ट्री लगता है भाई। तो क्या होगा, ओल्ड की जगह क्या होगा, ओल्डेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन ही सॉल्व का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनमें से बताइए इनकरेक्ट कौन सा है। ऑकरेंस मतलब घटना होता है। मैनो एबर का मतलब जो मैनो एबर को जो यहाँ पे दिया स्पेलिंग रॉन्ग है मेरे दोस्त। क्या होता है स्पेलिंग, ध्यान दीजिएगा। MANO ई होता है, डबल भी होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, मैनी UVR होता है। क्या होता है, UVR होता है। मैन्यूवर का मतलब होता है ना दोस्त चाल, किसी का चाल या आप कूटनीति बोल सकते हैं। ओके, और कंसिस्टेंस, एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी। तो इस सवाल का जो ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है ना आपका मैनो एवर है। बी ऑप्शन जो बनेगा बिल्कुल राइट आंसर बनेंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। द हाउस सीम्ड मच फॉर देन ही एक्सपेक्टेड। बताइए, याद रखिए दोस्त, जब भी किसी डिस्टेंस की बात करें या किसी दूरी की बात करें और फार लगा हो हमेशा फर्दर हो जाता है। जैसे यहाँ पे फार लिखा है ना तो इसको चुपचाप माना फर्दर कर दीजिए, ये ट्रिक है। हमें जैसे क्या सेंटेंस दिया है कि द हाउस सीम्ड मच फॉर देन ही एक्सपेक्टेड, यानी घर उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक दूर लग रहा था। सेंटेंस क्या कहने का मतलब यही है। तो ये इसमें क्या हो रहा है, कहीं दूरी की बात कर रहा है। तो हमेशा याद रखिए फार का कंपैरेटिव रूप क्या होता है, फर्दर होता है। FUR वाला नहीं भाई, ये वाला नहीं, FARTHER वाला। ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके, तो फार अगर आपको दिखा गया, अंडरलाइन है गया, तो इसकी जगह आप फर्दर चुपचाप मार टिक लगा के आगे बढ़ जाइए। ओके दोस्त मेरे, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इन ब्रैकेट एथलीट्स
लैंग्विड का मतलब क्या हो जाएगा भाई, बताइए। लैंग्विड मतलब मेरे दोस्त जानते क्या होता है, सुस्त, कमजोर होता है। रिलैक्स होगा नहीं, रिलैक्स, लिस्टलेस और लेथार्जिक, इन सभी का मतलब जानते क्या होता है भाई। लैंग्विड का हमने आपको मतलब सुस्त, कमजोर, तो जैसे रिलैक्स, लिस्टलेस, लेथार्जिक, ये सभी भाई सिनोनिम्स है भाई। सुस्त या आराम से संबंधित है। लेकिन जो मेरे आपका विग्रस है, विग्रस का मतलब जानते हैं, जोशपूर्ण होता है भाई। क्या होता है, जोशपूर्ण होता है, बिल्कुल सक्रिय। ओके, तो लैंग्विड का जो आपका एंटोनिम होगा वो विग्रस हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। करेक्ट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। दे हैव अ फ्यू जूस इन द जार। बताइए, उनके पास जार में थोड़ा सा रस है। भाई आप जानते हैं कि जूस जो है वो गिनती में आता है क्या? पहले ये बताइए, जूस आप पीते हैं वो गिनती में आता है? आप जूस को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो इसलिए भाई ना फ्यू नहीं होगा, कुछ समथिंग नहीं होगा। ओके मेरे दोस्त, याद रखिए, लेसर या लिस्ट मात्रा के अन्य रूप होते हैं। लेसर या लिस्ट ये मात्रा के अन्य रूप होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, लिस्ट दिया और लेसर दिया, ये मात्रा के अन्य रूप होते हैं। ओके मेरे दोस्त, यहाँ पे लिटिल बिल्कुल सही होगा। उनके जार में थोड़ा सा रस है, लिटिल होगा, यानी कुछ, लिटिल थोड़ा सा। ओके मेरे दोस्त, तो फ्यू की जगह क्या होगा, दे हैव अ लिटिल जूस इन द जार। ओके, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बताइए भाई, अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। बताइए, ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य या भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं हो। जैसे आपको कोई काम कहने के लिए कह दिया जाए, आप उस टाइम पे वहाँ पे नहीं आए, उस टाइम के लिए आप नहीं है, जो आपको भूमिका दिया गया हो उसमें आप करने में असमर्थ हो गए, तो उसको क्या बोलते हैं? तो सर जी याद रखिए, अ पर्सन हु डज नॉट फिट द जॉब। ओके, तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अ पर्सन हु इज बैंकरप्ट का मतलब एक व्यक्ति जो दिवालिया हो जाता है। ओके, तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज। फ्रेज भी एक प्रकार का इडियम आपको बताना होता है। जैसे फील द पिंच, इसका मतलब, अब फील द पिंच का मतलब कठिनाई या कष्ट महसूस करना है, कठिनाई या कष्ट महसूस करना है। गिव पेन मतलब दर्द देना। रेस क्वालिटी, गुणवत्ता बढ़ाओ। भाई रेस क्वालिटी का मतलब किसी चीज़ का गुणवत्ता बढ़ाना। एक्सपीरियंस हार्डशिप यानी कठिनाइयों का अनुभव करना, तो यही आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। फील द पिंच का मतलब कठिनाई या कष्ट महसूस करना, यानी कठिनाइयों का अनुभव करना। डिमांड समथिंग यानी कुछ मांगना, तो इस सवाल का ऑप्शन सी जो बनेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताइए, इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है मेरे दोस्त? कमेंट करके बताइए, फटाफट बताइए। फंडामेंटल आपको दिखाई दे रहा है, डेट्रीमेंटल हानिकारक बिल्कुल ठीक है, रेजिमेंटल ठीक है। फंडामेंटल का राइट स्पेलिंग क्या होता है? तो FUNDA होता है। यहाँ पे देखिए DE दे रखा है, तो यही क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर देखिए और भी रंग किया है, यहाँ पे बीच में E दिया है, MENTAL होता है। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, अ पॉलिसी दैट सेपरेट्स पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ रेस। एक शब्द में बताइए, अ पॉलिसी दैट सेपरेट पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ रेस मतलब एक ऐसा नीति जो लोगों को नस्ल के आधार पर अलग करता है। जैसे मेरे दोस्त, एक ऐसा कोई नीति होता है जो कि लोगों के नस्ल के आधार पर क्या करता है, अलग कर देता है, तो उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? जैसे अपोस्टेसी का मतलब क्या होता है, धर्म त्याग, जो अपने धर्म को ही त्याग कर देते हैं, दूसरा त्याग ग्रहण कर लेते हैं। अपार्थिड का मतलब रंग भेद, नस्लीय भेदभाव की नीति, तो यही क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, अपार्थिड। अपोस्टल का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, प्रेरित होता है। और एपेरी का मतलब जानते हैं कि मधुमक्खी का साला होता है, मधुमक्खी साल। ओके, तो इस सवाल का बी ऑप्शन जो बनेगा ना आपका राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। तो अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ से मैथ के क्वेश्चन आ गए। मैथ के क्वेश्चन भाई आपको ऐसा ही मिलेगा, जो 25 क्वेश्चन आएगा, जो 4-5 सवाल तो आपको ऐसा ही मिल जाएगा। जैसे देखिए 45 क्वेश्चन,
40 केजी, 49 केजी, 56 केजी, 66 केजी और 36 केजी वजन के 5 सदस्यों के एक परिवार का औसत वजन केजी में कितना होगा। एवरेज आप कैसे निकालते हैं, पहले एवरेज निकालना सीखिए। सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, है ना। यानी हमको 40 करना पड़ेगा, 49 करना पड़ेगा, 56 करना पड़ेगा, 66 करना पड़ेगा, प्लस 36 करना पड़ेगा और सभी को जोड़कर भाग कर देना पड़ेगा जितनी संख्या है, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 से भाग कर दिया जाए। पहले ऊपर के सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। 6 6 12, 6 3 18, 18 9 27, 27 का 7 2, 3 36 9, 9 5 14, 14 4 18, 4 22, 22 2 24, यानी 247/5, यानी 5 चौका 20, 5 9 45, 49 दशमलव आपका समथिंग है, यानी 4। देखिए तो यही क्या हो जाएगा, 49.4 आपका डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा हल होता है मेरे दोस्त। अब बताइए किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को हल करिए। देखिए यदि एक कार की चाल 81 किलोमीटर प्रति घंटे से है तो कार द्वारा 24 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी, यानी डिस्टेंस आपसे पूछ दिया है भाई। बताइए डिस्टेंस बराबर कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड तो हमको मालूम नहीं है, टाइम लेकिन दे दिया है भाई 24 सेकंड, स्पीड लेकिन हमें निकालना पड़ेगा। तो अब हमें साथी जो चाल है उसकी मदद से स्पीड निकाल सकते हैं। चाल को पहले हमें मीटर प्रति सेकंड बदलना है, तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो हमें पहले मीटर प्रति सेकंड बदलना है, यानी M/S के रूप में बदलना पड़ेगा, क्योंकि मीटर हमें बराबर करना होता है। तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, तो सर जी 1000 मीटर होता है। 1 घंटा में साथी आप बताइए कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड होते हैं। ये तो सभी को मालूम होगा, बेसिक सा। तो अब मेरे दोस्त 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड, ये क्लियर। तो 81 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 81 इंटू आपका 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर बटे में 3600 सेकंड से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1 0 00 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे 3600 है तो यदि मेरे दोस्त हम काटेंगे तो 810 होगा, 810 बटे 36, तो जब आप इससे काटेंगे तो 36 दूनी 72, यानी 22.5 आ जाएगा। 22.5 मीटर प्रति सेकेंड होगा आपका। ये हमारा भाई क्या हो गया, स्पीड हो गया, स्पीड हो गया 22.5 मीटर प्रति सेकेंड से। ठीक, यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब देखिए डिस्टेंस बराबर हमने कितना बताया था, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमने निकाल लिया 22.5 और टाइम आपका 24 दिया, इसको मल्टीप्लाई करी तो आपका कितना आएगा 540 मीटर आ जाएगा। बिल्कुल डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा आप लोग ऐसे सवाल हल होते हैं। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 47। 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि ₹3000 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। बताइए मेरे दोस्त, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया जाए। देखिए प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल सबसे अधिक नंबर में होता है 3000, रेट हमेशा प्रतिशत में 8%, टाइम 2 वर्ष बटे में 100। 2 0 कैंसिल, 30 × 8 कितना होगा, और 240 दूना कितना होगा, 240 दूना आपका 480 समथिंग। बिल्कुल, तो 480 पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई एसआई का फॉर्मूला तो आपको मालूम होगा, PRT बटे में 100, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, बटे में 100 करके आप आंसर निकाल दीजिए। अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48। निधि ने अपना स्कूटर ₹80,442 में बेचा, जिसे उसे विक्रय के मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो लाभ यदि हुआ तो विक्रय मूल्य का हम पहले क्या निकाल लेते हैं, लाभ निकाल लेते हैं। विक्रय यानी कास्ट प्राइस का 1/6 भाग है, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉफिट, यानी हम लाभ को प्रॉफिट के डिनोट कर रहे हैं ना। तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना है भाई, 80,442 इंटू 1/6। देखिए निधि ने अपना स्कूटर, भाई पहले ये पढ़िए, उसे विक्रय मूल्य के का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। विक्रय मूल्य की यानी इसी विक्रय मूल्य यानी बेचा हुआ माल। विक्रय मूल्य आप जानते हैं जो बेचा जाता है, तो यही 80,442 में बेच रही है, तो विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ हुआ, यानी 80,442 इंटू 1/6, यही लाभ हो हमारा निकला जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से जब आप करेंगे 13 × 78 2, 13 × 78 2, 6 × 24, फिर उसके बाद
0,642 यानी 13,407 आ गया। यानी प्रॉफिट तो हमारा यहाँ से 13,407 आ गया, 1/6 भाग के बराबर जो लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक, प्रॉफिट निकल गया। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मेरे दोस्त। प्रॉफिट हमारे यहाँ तक आ चुका है भाई 13,407। अब मेरे दोस्त कास्ट प्राइस बराबर क्या होता है पहले ये बताइए। कास्ट प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस आपका प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस यहाँ से 80,442 माइनस प्रॉफिट अभी जस्ट हमने निकाला 13,407, इसको माइनस करिए कितना आएगा 13 यानी 67 और 442 में से 400 आपका 7 यानी 35 यानी 67,035 आपका हो जाएगा। 80,442 में से 13,407 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटाइए तो आपका आ जाएगा 67,035 यानी 67,035 आ गया। यानी कास्ट प्राइस हमारा 67,035 आ गया। तो लाभ प्रतिशत हमसे पूछा यानी प्रॉफिट परसेंट पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपन में कास्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट हमने निकाला है भाई 13,407, कास्ट प्राइस कितना अभी जस्ट हमने निकाला 67,035 मल्टीप्लाइड बाई 100 निकाल दीजिए, आपका कितना आएगा, सब काटिए पीटिए तो 20% आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होएगा। ऐसे सवाल हल होंगे मेरे दोस्त, याद रखिएगा भाई। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 49, यदि 9 के पहले 15 गुणजों का औसत x है तो x का मान कितना होगा। 9 के पहले 15 गुणज यानी 9, 18, 27, 36, 9 का पहाड़ा 45 करते करते 9 के पहले 15 यानी 15 9 135 तक जाना पड़ेगा। अब इनको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि औसत हम कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे बटे में टोटल संख्या से भाग करेंगे। मेरे दोस्त 9 से लेकर 135 तक आप जोड़ेंगे ना तो आपका टोटल 1080 आएगा। टोटल कितनी संख्या है भाई 15, इसका भाग कराएगा तो कितना आएगा 72 आ जाएगा। तो x का मान कितना होगा मेरे दोस्त 72 होगा। ऑप्शन भी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, किसी प्रकार का डाउट यदि है तो भाई कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 50, एक वस्तु की कीमत 40% कम हो जाती है और उसकी बिक्री 80% बढ़ जाती है, आमदनी पर इसका निवल प्रभाव ज्ञात करिए। तो साथ ही जब भी 2 रेशियो देना है, 2% का रेशियो 2% का, तो हमेशा रेशियो मेथड लगाइए। जैसे एक वस्तु कीमत 40% कम हो जाती है यानी पहले कोई वस्तु 100 रही होगी तो 40% कम होगी यानी अब उस वस्तु की कीमत 60 हो गई होगी और इसकी बिक्री 80% बढ़ गई यानी पहले कोई सामान 100 की रही होगी और वो 80% बढ़ गई यानी 100 से 180 हो गया। अब इसे आप डायरेक्ट सीधा काट दीजिए, आपका सीधा नहीं काटिएगा, क्रॉस काटिएगा तो आसान होगा। 20 पंजे 100, 20 9 180, 20 23 60, 20 पंजे 100। अब सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 25 9 30 27 यानी 25 का सामान 27 में बिच रहा है यानी 2/25 गुणे 100 कितना हो जाएगा। यहां ध्यान, ये समझ में आएगा नहीं पहले आपको। देखिए पहले हम लोग क्या किया मेरे दोस्त, पहले देखिए कोई सामान यदि 100 का रहा होगा वो 40% कम हो यानी 100 से 60 हो गया, 80% बढ़ गया यानी 100 से 180 हो गया। अब क्रॉस काट सकते हैं हम लोग, 20 पंजे 100, 20 9 180, 20 23 60, 20 पंजे 100। अब सीधा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 25 इधर और 9 30 27 यानी मेरे दोस्त कोई सामान 25 का 27 में बिक रहा है यानी 2 का प्रॉफिट हो रहा है। किससे हो रहा है, इसी 25 हो रहा है। 2/25 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 4 दूना 8 यानी 8% की वृद्धि हो जाएगा। बी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताइए मेरे दोस्त किसी प्रकार का डाउट इस सवाल को हल करने में, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को हल करिए। रीना ₹900 में एक आयरन खरीदती है और उसे 12% हानि पर बेचती है, तो आयरन का कास्ट प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या होगा। तो कितना हो गया, 900 में एक आयरन खरीदती है, 12% का हानि यानी 100 से 12% का हानि हो गया यानी 88 बटे में 100, 00 से 00 कैंसिल, 9 88 मल्टीप्लाई कितना होगा, लास्ट में 2 आएगा, 9 8 72 यानी 792 आएगा। यूनिट डिजिट 2 आएगा कि नहीं, 9 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 72 आता है, 72 आता है। 72 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 2 ही होता है ना। तो देखिए किसी ऑप्शन में 2 नहीं है, केवल 792 आ जाएगा यानी 88 गुणे 9 कितना होगा, 792 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। ओके मेरे दोस्त, समझ में आया। आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को हल करिए।
जे ए 88 एक निश्चित प्रकार से ओ एफ 77 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार डी टी 55 आई वाई 44 से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए एल एच 33 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। जैसे साथी जे ए 88 जो है वो ओ एफ 77 से संबंधित है। तो हम इसको कैसे हल करें? जब अक्षर और नंबर साथ में देना है तो सबसे पहले हम लोग नंबर को हल करते हैं। देखिए 88 से 77 यानी -11 हुआ है। अब देखिए जे होता है 10, ए होता है 1, ओ होता है 15, एफ होता है 6। 10 से 15 यानी इसमें मेरे दोस्त +5 किया, 1 से 6 इसमें भी +5 किया, यानी भाई अक्षर में तो +5 हुआ है लेकिन नंबर -11 डायरेक्ट हुआ है। दूसरे को भी हल कर लेते हैं। डी टी 55, डी टी 55 इसका रिलेशन आई वाई 44। तो पहले नंबर को हल करिए। 55 में से 44 यानी -11 हुआ है। डी 4 आई 9 टी 20 वाई 25। देखिए 4 से 9 इसमें +5 और 20 से 25 +5। तो देखिए अक्षर में +5 और नंबर में -11। तो पूछा किसका है? एल एच 33, एल एच 33। तो 33 में पहले 11 को जोड़ लेते हैं तो कितना होगा? 44। 33 भाई घटा रहा है भाई, 1 सेकंड घटा रहा है, हम तो जोड़ रहे हैं भाई ना, लेकिन नंबर में से घटा रहा है यानी 33 में से 11 घटाएंगे तो 22 होगा, यानी हमारा लास्ट में नंबर 22 आएगा। यल होता 12, यच होता 8, इसमें भाई +5 करना है ना। 12 5 17, 17 पे क्यों, 8 5 13, 13 पे यम यानी क्यू एम 22 बी ऑप्शन, यानी 52 का बी ऑप्शन क्यू एम 22 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, समझ में आया आप सभी को? आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को हल करिए। एक निश्चित कोड भाषा में मोबाइल को 78 94 10 लिखा जाता है और पिंक को 23 58 लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में आई को कैसे लिखा जाएगा? बताइए दोस्त मेरे, क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। जैसे मेरे दोस्त मोबाइल है MOBILE, मोबाइल में देखिए जितने अक्षर है ना उतने ही नंबर आपके दिए होंगे। 2 2 4 2 6। देखिए मोबाइल में 6 अक्षर है तो 6 अलग नंबर भी कोड दिया है, यानी हर एक अक्षर के लिए हर एक अलग नंबर कोड दिया गया है। 7 8 9 4 1 0 PI यानी कि पिंक में 4 अक्षर है तो 4 इसके लिए अलग नंबर कोड दिया गया है। तो हमसे देखिए आई पूछ दिया है, तो सबसे पहले ना जब हमसे साथी हमने आपको बताया कि आई दिया है सिंगल दिया है तो कॉमन चेक करते हैं। देखिए भाई मोबाइल में भी आई है और पिंक में भी आई है, इसका मतलब हमें आई तो दोनों में कॉमन मिल गया। तो भाई जो इन मोबाइल का और पिंक का कोड हुआ है इसमें भी कोई ना कोई नंबर कॉमन मिल जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्त, देखिए 8 हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है, और कोई नंबर देखिए आपको कॉमन नहीं मिलेगा। 7 इसमें नहीं मिलेगा, 9 इसमें नहीं मिलेगा, 4 इसमें नहीं मिलेगा, 1 इसमें नहीं मिलेगा, 0 नहीं, केवल 8 देखिए मिल रहा है। जैसे आई दोनों मिला है तो उसी प्रकार 8 भी दोनों मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा जब सिंगल पूछे तो तुरंत आपको क्या करना है भाई, कॉमन चेक करना है। कॉमन मिल गया तो कोड में भी कोई ना कोई आपको कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54। जैसे इसमें देखिए बेस का कोड इतना दिया है, सोप का कोड इतना दिया है, यस का कोड आपसे पूछ दिया है। तो जैसे BESE बेस है तो इसके लिए 4 अलग नंबर दिया गया है, 2 4 1 6, और SOUP सोप में भी ये 4 अलग नंबर कोड दिया गया, 3 7 1 9। तो हमसे यस का कोड पूछ दिया है, तो पहले हम कॉमन चेक कर लेते हैं। देखिए बेस में यस है भी और सोप में भी यस है, इसका मतलब दोनों में कॉमन मिल गया, तो इसका मतलब कि दोनों नंबर में भी हमें कॉमन मिल जाएगा। 2 4 1 6, तो 1 1 देखिए, एक यहाँ पर है एक यहाँ पे है, तो यस का कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। है ना मेरे दोस्त, किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए भाई, तो आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 10 99 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 14 195 से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 10 का रिलेशन 99 दिया है, 14 का रिलेशन 195 दिया है। पहले इनका रिलेशन हम चेक कर लेते हैं। आप जानते हैं कि 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, 100 में से घटा देंगे तो 99 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 से आप 1 घटा दीजिएगा तो 195 हो जाएगा। है ना मेरे दोस्त। उसी प्रकार 22 का स्क्वायर कितना होता है,
22 की स्क्वायर होता है 484, 484 में से घटा दीजिए 483, आपका आंसर हो जाएगा। यानी 22 का रिलेशन 483 ऑप्शन है परफेक्ट आंसर, यानी हर एक नंबर की स्क्वायर करके -1 कर दे रहा है। तो साथी ये फाइनली 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बताइए साथी आप सभी का कितना स्कोर है। सारे क्वेश्चन को अपने मनोमस्ती में बैठा लीजिए। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। तो साथी शाम में लगभग 2 क्लास आएगी, तो इसलिए नोटिफिकेशन को आप ऑन करके रखिए। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी थोड़ी देर में एक और नए क्लास, एक नए मॉडल पेपर के साथ। ओके, तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।